तो जिस समय नागार्जुन नालंदा में पढ़ा रहे थे, उस समय कुमारगुप्त के दादा भी पैदा नहीं हुए। इसने वो नीच हरकत करी जिसने उसको जलाया भी, और जलाने के बाद मिट्टी से दबाया भी। वो साजिश जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया से मिट्टी की गुड़िया में तब्दील कर दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि नालंदा एक बौद्धिक विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण अशोक के समय या उससे पहले हुआ। तभी वहां अशोक की खास ईंट भी मिली। जिस कुमारगुप्त का रट्टा हमारे इतिहासकार लगा रहे हैं, जिसकी पोल मैंने अभी आपके सामने खोली है, उसने इस नालंदा के संस्कृतिकरण क्या होगा ये मैं मान सकता हूं। आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसने ना सिर्फ हमारी धरोहर को मिटाया, बल्कि हमारे देश के उस स्वर्णिम युग को भी बर्बाद कर दिया, जिस युग में हम दुनिया के गुरु कहलाते थे। वो युग जिसमें हमारे देश में रुकने के लिए एक से एक विद्वान में कंपटीशन होता था। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद ब्रिटिश कंपनी ने मैसूर के सर्वे की जिम्मेदारी फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन को दी। हैमिल्टन को 1812 में राजगृह से कुछ दूर बड़गांव नाम की जगह पर गौतम बुद्ध की कुछ मूर्तियां दिखाई दी। एक बड़ा सा टीला भी दिखाई दिया। उस टीले को देखकर हैमिल्टन को लगा कि ये जरूर भारतीय इतिहास की कोई खास जगह है। उस जगह को अपनी डायरी में लिखा, लेकिन छेड़ा नहीं, और छोड़कर अपने गंगा नदी में मिलने वाली मछलियों पर सर्वे करने के लिए हैमिल्टन साहब चले गए। बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के पुरातत्व विभाग के हेड बनाए गए, इन्होंने 1861 में इसकी पहचान की और 1915 से 1937 के बीच इसकी खुदाई चली। एक बार खुदाई चलने के बाद कुछ दिन के लिए खुदाई रुक गई, फिर दोबारा 1974 से 1982 के बीच खुदाई करके इसको पूरी तरह दुनिया के सामने लाया गया, जिसकी पहचान नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पर दुनिया के सामने आई। आज भारत के विश्वविद्यालय भले ही दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालय से बाहर है, कहीं पर नाम हमारा नहीं आता है, लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। नालंदा हमारे देश में एक अलग पहचान थी, पूरी दुनिया को एक संदेश देता था नालंदा उस समय। वो नालंदा जिसने सब तरह के जुल्म सहे, जिसको जला तक दिया गया, उसका प्रकाश कुछ समय के लिए थम जरूर गया, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता। वही नालंदा पूरी दुनिया में अपनी पहचान वैसे ही बनाकर फिर सामने आ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं नालंदा के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। नालंदा की महत्वता आपको इसी बात से पता लग जाएगी कि जिस समय यूरोप में ब्रूनो और गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों को विज्ञान की बात करने पर जेल में डाला जा रहा था, उस समय हमारे देश में नालंदा में विज्ञान पढ़ाया जाता था। मतलब जब यूरोप में पाखंड भरा हुआ था, उस समय हमारा देश विज्ञान की खोज करके उसको पढ़ा रहा था। उस विज्ञान के लिए दुनिया के तमाम देशों से, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया और भी बहुत सारे देशों से लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स भेजते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में यह लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान जो होता है, इकोनॉमी और मेडिसिन, इसके साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी जाती थी। यहाँ दुनिया के एक से बढ़कर एक विद्वान दाखिले के लिए आते थे और उनका सबसे पहला इंटरव्यू वहाँ का द्वारपाल लेता था, क्योंकि वहाँ का द्वारपाल आज के चौकीदार जैसा बिल्कुल नहीं था। उस द्वारपाल को समस्त विषयों की बहुत बेहतरीन जानकारी होती थी, उसका इंटरव्यू पास कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो अगर मैं इस बात को अब इस तरीके से कहूँ कि नालंदा का चौकीदार बनने के लिए भी आपको सभी विषयों में पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो आप नालंदा की एजुकेशन के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक द्वारपाल इतना हाईली एजुकेटेड है, तो वह पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग कैसे होंगे। नालंदा ने अपने आप में वो पहचान बताई कि कुछ देशों ने नालंदा के नाम पर अपने देश में विश्वविद्यालय बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि श्रीलंका ने 8वीं 9वीं सदी में अपने यहाँ नालंदा के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाया। 15वीं सदी में तिब्बत में नालंदा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी। भूटान ने 18वीं सदी में अपने यहाँ नालंदा बनवाया। अगर ये बात आपको पुरानी लग रही तो 21वीं सदी में जापान के अंदर नालंदा नाम से एक बहुत भव्य
विश्वविद्यालय बनाया गया। आप उसको चाहे तो नेट पर भी देख सकते हैं। नालंदा लगभग 30 एकड़ में फैला एक बहुत भव्य विश्वविद्यालय था। नालंदा में एक समय 3 बड़े लाइब्रेरी थी, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। रत्नोदधि इसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसकी ऊंचाई 9 मंजिला थी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि आपने आज 21वीं सदी में भी अपने जीवन में कितनी ऐसी लाइब्रेरी देखी है जो 9 मंजिल हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञान के प्रति कितना समर्पण था हमारे देश में। उस समय किताबें नहीं, पांडुलिपि होती थी। यदि मैं पांडुलिपियों की बात करूं तो फाहियान हमारे देश से पोत में लाद लाद कर क्या लेकर गया। राहुल सांस्कृत्यायन तिब्बत से जो खच्चरों पर ढोकर लाए वो क्या लाए भाई, ईंट नहीं ढो रहे थे लोग, ये वही पांडुलिपि थी जिनसे बौद्ध विहार भरे पड़े थे, जिनको रखने के लिए 9 मंजिले लाइब्रेरी बनानी पड़ रही थी। सिर्फ किताबों की बात मत करिए, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आया है तो तिब्बत से सोनर चांदी से लिखे हुए बौद्ध साहित्य भी लेकर आए हैं, हमारे देश में वो रखे हुए हैं। जो तांता लगा इनको ग्रंथों को ले जाने का, तो इत सिंह अपने साथ 400 पांडुलिपि लेकर गया। ह्वेन सांग अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि लेकर गया, बौद्ध चिन्हों को लेकर गया। ह्वेन सांग के लिए ये बताया जाता है कि जिस समय वो इन सबको लेकर जा रहा था, इन्हें ढोने के लिए उसे 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। आप इस बात से आइडिया लगाया कि जब ये 2 दार्शनिक या 2 यात्री अपने साथ 100 से ज्यादा पांडुलिपि ले गए, तो जो कुल 56 बौद्ध यात्री हमारे देश में आए थे वो कितने ग्रंथ लेकर यहाँ से गए होंगे। अकेले अतिश ने 200 बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। कितना समृद्ध रहा होगा हमारा बौद्ध साहित्य। लेकिन आज उस बौद्ध साहित्य की हमारे देश में शायद ढूंढने से कुछ मिल जाए तो अलग बात है, ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है देश से। आज सैकड़ों छात्रों पर हमारे जो कॉलेजेस हैं या जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े जो खुले हुए हैं, उनमें सैकड़ों छात्रों पर एक स्टूडेंट होता है। लेकिन जिस नालंदा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां उस विश्वविद्यालय में जब वो चल रहा था, अपने वैभव के दिनों में था, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे और 2,000 से ज्यादा टीचर होते थे। यानी कि सिर्फ 5 बच्चों पर एक टीचर होता था, सिर्फ 5 बच्चों पर एक टीचर। नालंदा में 8 अलग अलग परिसर और 10 पूजा स्थल थे। साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। वहां रहने वाले हर एक छात्र के लिए अलग कमरा होता था और 35 कमरों का एक ब्लॉक होता था। ह्वेन सांग अपनी डायरी में लिखता है, जो नालंदा के बारे में उसने बताया है, कि नालंदा का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। केंद्रीय जो विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 कमरे जिनमें व्याख्यान हुआ करता था। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झील भी थी। तो आप गूगल पर सर्च करेंगे नालंदा की स्थापना किसने की, तो वो आपको कुमारगुप्त का नाम बताएगा। कुमारगुप्त गुप्त वंश के 6ठे शासक थे। अब इसे गूगल पर आप सर्च कीजिए कि नालंदा के प्राचार्य कौन थे, तो आपको सबसे पहला नाम जो मिलेगा वो मिलेगा नागार्जुन का। अब यदि मैं आज के समय के महान भाषाविद इतिहासकार श्री राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में कहूँ, तो जिस समय नागार्जुन नालंदा में पढ़ा रहे थे, उस समय कुमारगुप्त के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। ना ही कोई ऐसा प्रमाणिक सबूत मिलता है जिससे ये कहा जा सके नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की। अब अगर सबूत की बात आ गई है तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब है खोए हुए बुद्ध की खोज। इस किताब के अंदर अशोक की ईंट का जिक्र आता है। अशोक की ईंट इतिहास में अपना बड़ा महत्व रखती है। ईंटें तो अशोक ने कई प्रकार की बनाई थी, लेकिन बौद्ध विहार निर्माण के लिए वो एक स्पेशल ईंट बनाते थे जिसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। और ये 7.5 सेंटीमीटर की ईंट हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुषाण और गुप्त काल तक कहीं नहीं मिलती है। मतलब किसी भी काल के राजा ने इस प्रकार की ईंट का प्रयोग अपने किसी भी भवन निर्माण में, किसी भी चीज के निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन नालंदा बौद्ध विहार की साइट 1A की ईंटों में अशोक की ईंट भी है जिसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर है। लेकिन मजा अलग कि कोई इतिहासकार ऐसे सबूतों का जिक्र भी कर दे। जला तो दिया गया था, सब नष्ट हो जाएगा, वो सोचा होगा कि जो हम लिख देंगे वही मान्य होगा। लेकिन आज आवाजें मारकर सच बाहर सामने आ रहा है। मैं भी आपको गूगल का एक और झूठ बताता हूँ।
गूगल पर सर्च करिएगा आप राजा धर्मपाल। धर्मपाल वो व्यक्ति है, जब नालंदा में बच्चे पढ़ते थे सारे, तो उनको खाना खर्चा चलाने के लिए क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था ये थी कि आसपास के गांव के जो राजा थे वो अपने गांव दान में दिया करते थे कि वहां से जो खेती होगी वो उसका कुछ अंश नालंदा को जाएगा। तो धर्मपाल वो राजा थे जिन्होंने 400 गांव नालंदा को दान दिए थे। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। धर्मपाल की एक उपाधि विक्रमशील भी थी। आपको विक्रमशील से विक्रमशिला याद आ रहा है। एग्जैक्टली विक्रमशिला धर्मपाल ने ही बनवाया था, क्योंकि इनकी एक उपाधि विक्रम थी। जो बड़े लड़ाके होते थे उनको विक्रम कहा जाता था। और शील जो था वो बौद्धिक एक गुण है, शील। तो विक्रमशील के नाम पर विक्रमशिला बनाया गया था। क्योंकि धर्मपाल को छुपाएंगे तो विक्रमशिला भी अपने आप छुप जाएगा, इसलिए झूठ है। झूठ क्या है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, भी देखिए। गूगल करने पर आपको धर्मपाल का काल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी दिखाया जाएगा। जबकि अब इत्सिंग अपनी किताब के 85वें पेज पर लिख रहा है कि जब वो यहाँ है तो जय, द्वितीय, वामन, भरथरी और धर्मपाल इनको एक ही टाइम के हैं। लेकिन इनमें नालंदा विद्यापीठ के प्रधान धर्मपाल बाकियों से पहले मर चुका होगा, क्योंकि जब इंसान 635 ईस्वी में नालंदा गया तो उस समय धर्मपाल को जीवित नहीं पाता है। यानी कि जब वे इंसान 635 ईस्वी में गया था तो उससे पहले धर्मपाल मर चुका था। जबकि आपको गूगल उसको 770 ईस्वी में उसका जन्म दिखाता है या शासन दिखाता है। इतिहासकार को नालंदा की असलियत लिखते समय शायद कुछ तो दिक्कत हो रही होगी। नालंदा कहीं तो उनके वर्चस्व को ठोकर मार रहा हो, तभी उन्होंने इसके सच्चे इतिहास को छिपा कर रखा। क्योंकि सच्चाई यह है कि नालंदा एक बौद्धिक विश्वविद्यालय था जिसका निर्माण अशोक के समय या उससे पहले हुआ होगा। तभी वहां अशोक की खास ईंट भी मिली। जिस कुमार गुप्त का रट्टा हमारे इतिहासकार लगा रहे हैं, जिसकी पोल मैंने अभी आपके सामने खोली है, उसने इस नालंदा के संस्कृतिकरण क्या होगा ये मैं मान सकता हूँ। मतलब एक अच्छे खासे बौद्धिक संस्था को संस्कृत का स्कूल बनाने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम आज आप सभी के सामने है। जब तक वहां बौद्धिक शिक्षाएं दी जाती थी तो पूरी दुनिया के लिए हम विश्वगुरु रहे और हम विश्वगुरु थे। आज वाले विश्वगुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस कंफ्यूजन मत रहना। मैं उस विश्वगुरु की बात कर रहा हूं जो नालंदा था, बहुत ऊपर थी उसकी बात। और इसी तरीके से हमारे सुनहरे इतिहास के एक बहुत अभिन्न अंग की हत्या कर दी गई और भारत अग्रणी देश के बजाय शिक्षा के दौर में पिछड़ता चला गया। अब बात करते हैं कि नालंदा को किसने जलाया। आप इंटरनेट ढूंढिए, किताबें ढूंढिए, सब इस चीजों से भरी पड़ी हैं कि एक क्रूर शासक आया बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा की उच्चतम शिक्षा से जलकर उसको जला दिया। कहानियां घड़ी गई है कुछ कि वो बीमार था, उसका इलाज सिर्फ नालंदा वालों ने कर दिया, उसको लगा के रहे ये तो इतने हमसे ज्ञानी है, मैंने इसलिए इसको जला दूंगा। जला दिया उसने। दूसरे कहते जिन्होंने कुरान भेजी, उसको कुरान की तरह पेज पलट रहा था ऐसे कर करके, तो उन्होंने दवाई लगाकर भेजी थी, उससे सही हो गया, तो उसको लगा यहाँ पर इतना बड़ा ज्ञान है, हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं उसको जलाकर मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस तरह की स्टोरीज बताई गई है। लेकिन इन सब के विपरीत एक तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 2 तीर्थिका तिब्बती ब्राह्मण और कुछ श्रमण बौद्ध शिक्षकों श्रमण लिखा है, इनके बीच में झगड़ा हो गया था। जिसके बाद तीर्थिका ने वहां यज्ञ शुरू किया और यज्ञ की लकड़ियां उधर उधर फेंक दी, जिनसे आग लग गई। ये 2 थ्योरीज अभी हमारे सामने मिलती है। के बारे में लोगों का कहना है कि उस संस्था में लगभग 90 लाख किताबें थी, जिसकी वजह से आग 3 महीने तक धधकती रही। कुछ का मानना है कि 6 महीने तक जलती रही। इतनी लंबी आग का मुख्य कारण ये रहा हुआ क्योंकि वहां उस समय कागज नहीं था, पांडुलिपियां चलती थी और पेड़ की छाल से थी, कपड़े से थी, तो इस वजह से आग बहुत लंबे समय तक खिंची होगी। शायद कागज होता तो जल्दी जल गया होता। नालंदा को जलाने की वास्तविकता क्या है, ये तो फिलहाल एक विवाद का विषय बनता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका उत्तर अगर आप लोगों के पास हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसका उत्तर खोज नहीं पा रहा हूँ, आप किसको मिले तो आप मुझे जरूर बताएं। मेरा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, किसी ने भी जलाया, नालंदा को जला दिया। पहली बात तो इतना नीच इंसान कौन है जिसने एक इतने बड़े शिक्षा के मंदिर को जला दिया जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था। उस सूरज को बंद करने वाला वो नीच कौन था, मैं उसके बारे में तो अभी क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो एक प्रश्न वो ये है भाई कि जिसने आग लगानी थी लगा दी, लेकिन नालंदा को जब ढूंढा गया तो मिट्टी से ढका हुआ एक टीला था।
जिसने जलाना था वो तो जला गया, लेकिन क्वेश्चन ये कि उसको मिट्टी में किसने दफन किया, वो कौन लोग थे जो उसको मिट्टी में दफन करना चाहते थे, जो उसको बिल्कुल छुपा कर रख देना चाहते थे। क्योंकि मेरा मानना है जब 1193 में बताते हैं जलाया, 1100-1200 के करीब मान लेते हैं, कुछ जलाया गया, तब से लेकर वो ब्रिटिश शासन आने तक कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा था। मैं अपने खुद यहाँ मैं गवाह हूँ, 2-3 पीढ़ियों से हमारे खाली जगह पड़ी है, कुछ वहां पर कुछ नहीं है, ना कोई आता ना जाता, लेकिन वहां मिट्टी की 2 इंच की परत नहीं चढ़ी है आज तक। अगर पिछले 100-150 साल में 2 इंच नहीं चढ़ी तो 600 साल में 6 इंच परत चढ़ जानी थी। ये मिट्टी कैसे चढ़ गई इतनी बड़ी बड़ी? कैसे वो 9 मंजिला लाइब्रेरी दबा दी गई? कौन से ऐसे बड़ी चीजें आई जिन्होंने उस चीज को दबा दिया? मुझे ये जो सवाल है मेरा, वो मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 1193 में जब नालंदा जला गया, 1193 के बाद अगर यहाँ पर वंश आए तो गुलाम वंश आया, उसके बाद में खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी आया, फिर मुगल आए, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। और इन सारे जो वंश चले, इन वंशों में भारतीय भूगोल में कोई भी ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी आपदा का जिक्र बिहार में नहीं आता है जिसमें इतनी बड़ी मिट्टी उठकर 9 मंजिला इमारतों को, इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को दफन कर दे। तो जब ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी मिट्टी जमीन से उठी और जाकर किसी चीज को उसने अपने आप नहीं ढका, तो ये घटना जो हुई, ये घिनौनी साजिश किसकी थी? किसने वो नीच हरकत करी जिसने उसको जलाया भी और जलाने के बाद मिट्टी से दबाया भी? वो साजिश जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया से मिट्टी की गुड़िया में तब्दील कर दिया, आज भी इतिहासकार उसको सही से जानकारी देने से बच रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न जैसे का तैसा वैसे है, एज इट इज है, बिना किसी लाग लपेट के मेरा प्रश्न यही है कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं बख्तियार खिलजी उसको जलाकर चला गया, लेकिन उसको मिट्टी में दबाया किसने? वो नीच साजिशकर्ता कौन थे? इसका उत्तर मुझे चाहिए, क्योंकि इतिहास की हत्या करी गई है और उस इतिहास को हमें ढूंढ कर निकालना है।